अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा वो 18th सेंचुरी ड्रामा पे होगा। ठीक है, तो फाइनली हम 18th सेंचुरी ड्रामा पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये एज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम रोमांटिक एज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है नॉवेल्स पे भी बना चुकी हुई हूँ, 18th सेंचुरी लिटरेचर पे भी बना चुकी हुई हूँ। आज जो है वो 18th सेंचुरी ड्रामा पे डिस्कस करूँगी कि वो किस तरह का ड्रामा था। आपको पता है, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे, आपको पता है शेक्सपियर के ड्रामास किस तरह के होते थे। और जब रेस्टोरेशन एज आई थी तो रेस्टोरेशन एज का जो मोनार्क था चार्ल्स टू, क्योंकि वो फ्रेंच पे एग्जाइल कर दिया गया था ना, क्योंकि उसके बाप को उसके बाप को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसका गला काट दिया गया था। तो उसकी माँ और चार्ल्स टू भाग गए थे फ्रेंच। जब वो फ्रेंच से वापस आए थे तो तब जो ड्रामा था ना रिस्टोरेशन एज के अंदर, वो फ्रेंच राइटर्स को फॉलो करता था। वो अपने लेजेंड्स को, इंग्लिश लेजेंड्स लेनी, शेक्सपियर वगैरह को फॉलो नहीं करते थे, वो फ्रेंच राइटर्स को फॉलो करते थे। तो ओवरऑल अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें ना, तो कुछ राइटर्स जो थे वो शेक्सपियर को फॉलो करते थे और कुछ जो थे वो फ्रेंच राइटर्स को फॉलो करते थे। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, डिक्लाइन ऑफ 18th सेंचुरी ड्रामा के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। आपको पता है रेस्टोरेशन एज के अंदर क्या हुआ था, बस इतना याद रखना है। इससे पहले की हिस्ट्री में बता चुकी हूँ, वो ज़हन में रखें। डिक्लाइन क्यों हो गया? दो वजह से रेस्टोरेशन एज के बाद ड्रामा पीक पे नहीं गया। वो क्या वजूहत थी? एक जो था ना, क्योंकि सब ने ड्रामा पकड़ लिया था और ड्रामा के ज़रिए पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल लीडर्स को के बारे में, मतलब जो लोगों को बुरा लगता था वो लिख देते थे, उनकी पॉलिटिकल पावर को हर्ट करने के लिए या फिर उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए जो रियलिटी थी उसको बयान करने लगते थे। और आपको पता है इवन इस एज के अंदर भी, इट्स 24th सेंचुरी, स्टिल ये ऐसा होता है। जैसे देखें, कोई भी पोइट्री, जैसे हमारा एक पोइट था आई थिंक बाग का, उसने इमरान खान के लिए कोई, आई एम सॉरी, इस गवर्नमेंट के लिए कोई पोइट्री लिखी थी इसके अगेंस्ट और इमरान खान को सपोर्ट किया था, तो जिस वजह से उसको गायब कर दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। ये इवन आज भी होता है। ओके, मतलब जो राइटर अगर रियलिटी पे लिखना शुरू कर दे, लोगों में ये अवेयरनेस जगाना शुरू कर देना कि ये पॉलिटिकल लीडर गलत कर रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे गलत है, तो उसको उठा लिया जाता है। तो वही होता था 18th सेंचुरी में भी। लोगों ने, क्योंकि जो है वो राइटिंग के ज़रिए ही लोग ऐसे करते थे, तो जैसे आजकल सहाफ़ियों को उठा दिया जाता है अगर वो कोई सच्ची बात कर दें, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर दें, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर दें, इवन किसी भी एज में। आई एम नॉट ओनली सपोर्टिंग इमरान खान, बल्कि अगर हम बात करें ना नून लीग के दौर की भी, आई एम सॉरी इमरान खान के दौर की भी, तो तब जो नून लीग के लिए बोलते थे, सपोर्ट करते थे, तो उनको भी उठा लिया जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन आज भी है, तब भी होती थी, क्योंकि तब जो था वो जर्नलिस्ट्स वगैरह उस तरह से नहीं थे, टीवी ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे, चैनल्स पे कुछ नहीं ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो यही चीज़ थी, एक राइटिंग ही थी, तो लोगों ने ड्रामा पकड़ा और उसमें सारा कुछ बयान करने लगे। तो ये चीज़ें देखने के बाद एक लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कोई ड्रामा किसी राइटर ने पब्लिश किया, पहले एक ग्रुप बैठता था जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया था। वो ग्रुप बैठता था, उस ड्रामा को, उसकी जांच पड़ताल करता था कि इधर दे आर ओपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और आर इन फेवर और आर सपोर्ट इन देम। तो ये चीज़ें देखने के बाद फिर ड्रामा को आगे पब्लिश करने के लिए भेज दिया जाता था। अब ज़ाहिर राइटर्स जो थे वो रियलिज़म पे ही लिख रहे थे, 18th सेंचुरी एज ही यही है कि वो रियलिटी पे लिख रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि अपर क्लास पे लिख रहे थे, उनकी फोलीज पे हंस रहे थे कि ये इनके अंदर फ्लाज हैं और उन पे हंस रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ होने लगी ना, तो हेनरी फील्डिंग, जिसको फादर ऑफ नावल कहा जाता है, वो पहले ड्रामाज लिखता था। अब जब ये सिचुएशन आ गई ना, तो उसने ड्रामा छोड़ दिया और नावल पकड़ दिया। तो नावल के मर्ज होने की एक ये रीज़न भी है, ये ज़हन में रखना। दूसरी क्या वजह थी? दूसरी यही कि ये जो अब पावर में लोग आ रहे थे ना, जैसे कमर्शियल मिडिल क्लास, यानी ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, ये क्या करने लगे कि ये इनको ये लगता था कि वो अपनी ही आइडियोलॉजी लोगों पे थोपने लगे। ठीक है, वो कहने लगे कि इसके अकॉर्डिंग लिखो, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात ना करो, हमारे अकॉर्डिंग लिखो जो हम चाहते हैं। तो राइटर तो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो राइटर्स ने ये चीज़ पसंद नहीं की और सब ने ड्रामा छोड़ के नावल की तरफ आ गए। तो ये बहुत बड़ी दो रीजंस थी जिसकी वजह से ड्रामा डिक्लाइन हो गया था। ठीक है,
ड्रामा फ्लोरिश नहीं कर रहा था। अब देखिए ड्रामाज में दो चीज़ें आपको पता होंगी, कॉमेडीज़ भी आ जाती हैं, ट्रेजेडीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो ट्रेजेडी आपको पता है कि जिसकी सैड एंडिंग होती है, कोई मिसफॉर्चून हैपनिंग हो जाती है किसी भी पर्सन के साथ, हीरो के साथ, उसके फ्लॉ की वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया, आपको पता है शेक्सपियर के दौर में जो जैसे रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी थी, तो उसकी भी एंडिंग जो थी वो सैड थी, वायलेंस भी था, उसका कज़न जो वो वार टाइप लड़ता था, ये वो। मैकबेथ को देख लें, उसमें भी ऐसा ही था। जूलियस सीजर को देख लें, उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। हरर नहीं बल्कि वायलेंस होता था, और एक स्टोरी के अंदर बहुत सारी और स्टोरीज होती थी। मेन स्टोरी एक थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती थी, तो कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता था शेक्सपियर के दौर में। उस तरह की ट्रेजेडीज़ को रोमांटिक ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट हो और दूसरी चीज़ क्या बताइए, एक तो कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट और दूसरी हाँ वायलेंस वगैरह हो, ठीक है। कुछ राइटर्स थे जो रोमांटिक ट्रेजेडी को से इन्फ्लुएंस होकर, शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस होकर वैसी इस दौर में 18th सेंचुरी में वैसे ट्रेजेडीज़ लिखने लगे, समझ आ गई। दूसरा ग्रुप भी था जो कि क्लासिकल ट्रेजेडी को फॉलो करता था। क्लासिकल ट्रेजेडी क्या कहती थी, इसके अंदर सिर्फ एक मेन स्टोरी होती थी, सिंपल स्टोरी, सिंपल यानी कि इंट्रिकेटेड प्लॉट होता था, बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड होता था, सिंपल सा प्लॉट होता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे उसके अंदर वायलेंस होता था ना, इसके अंदर बड़ी बड़ी स्पीचेस डिलीवर की जाती थी और उसी स्पीचेस से लोगों को इम्प्रेस किया जाता था, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये डिफरेंस था इन दो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज़ में। तो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ को जो फॉलो करने लगे, वो जो राइटर्स थे ना, वो फ्रेंच को फॉलो करते थे। मैंने आपको बताया था, इसलिए हिस्ट्री पहले बताई थी, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच राइटर्स को रेस्टोरेशन एज में कुछ राइटर्स फॉलो करते थे। वही राइटर्स यहाँ पे ट्रेजेडीज़ के मामले में भी फ्रेंच राइटर्स से इन्फ्लुएंस हो गए और उसी तरह का लिखने लगे, ठीक है। ये ट्रेजेडीज़ थी। उसके बाद ट्रेडिशनल जो इंग्लिश पैटर्न ऑफ ड्रामा, इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें, लाइक रोमांटिक ट्रेडिशन की एग्जाम्पल देखें, तो ऑटवेज एक राइटर था, ऑटवे, उसने वेनिस प्रिजर्व्ड लिखी थी, जो कि एग्जाम्पल है रोमांटिक ट्रेजेडी की। क्लासिकल ट्रेजेडी में एडिसन्स की कैटो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और दूसरी इसी तरह से क्लासिकल पैटर्न में जेम्स थॉमसन की सोफोनिस्बा और डॉक्टर जोहानसन्स की आयरीन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या हो गया, अब हम बात करेंगे ट्रेजेडी की। तो मैंने बात कर ली ना किस तरह की दो ट्रेजेडीज़ थी, किस तरह के राइटर्स थे, क्या हो रहा था क्या नहीं। कॉमेडी में भी कुछ चेंज आया था। आपको पता है रेस्टोरेशन एज के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉमेडी ऑफ मैनर थी, यानी लोग हंसते थे, हंसाते थे, लोगों के फ्लॉ बयान किए जाते थे, लाइक कि अपर क्लास इस तरह की है और लोग अपने ही फ्लॉज पे हंसने लगते थे रीडर जब उसको पढ़ता था। फ़नी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था, फ़नी कैरेक्टर्स होते थे, कैरेक्टर्स के फ्लॉ बयान किए जाते थे जिन पे उनको हंसने भी लगते थे। अब क्या हो गया था, इस एज के अंदर आके कॉमेडी की टाइप ही चेंज हो गई। अब जो कॉमेडी लिखी जाती थी वो सेंटिमेंटलिज्म पे लिखी जाती थी। सेंटिमेंटल कॉमेडी उसको कहते हैं। क्या मतलब, इसमें ऐसा नहीं होता था कि कैरेक्टर का फ्लॉ बताया और हंसना शुरू कर दिया, नहीं, ना ही फ़नी इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। यहाँ पे जो होता था, एक जो कैरेक्टर्स थे ना, वो बहुत ही गुड नेचर्ड दिखाए जाते थे, गुड हार्टेड, कि बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट हैं। और फिर जब उनका अगर कोई गलती से फ्लॉ बयान हो भी जाए तो उस पर हंसने के बजाय जो रीडर था ना, वो सिम्पैथेटिक फील करता था उनकी तरफ, मतलब उनको तरस आता था कि ये कितने अच्छे हैं और इनके साथ ही क्या हो रहा है एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो जो रीडर था वो इमोशनल ज़्यादा हो रहा था, हंसने वाला जो फैक्टर था वो कम हो रहा था इन ट्रेजेडीज़ के अंदर, ठीक है। यानी कैरेक्टर्स के फ्लॉ अगर बताए भी जाएं तो वो इमोशनल ज़्यादा करते थे, समझ आ गई ये बात। उसके बाद क्या हो गया, वीकनेसेस तो बताई नहीं जाती थी, सिंपल। उसके बाद गुड नेचर कैरेक्टर होते थे। उसके बाद अगर कोई फ्लॉ बयान किया जाए तो उनके लिए अफसोस होता था कि कितने इनोसेंट हैं और इनोसेंट हैं और इनके साथ ऐसा हो रहा है, समझ आ गई। तो इस तरह की कॉमेडी को सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। स्टील वो पहला बंदा था जिसने सेंटिमेंटल कॉमेडी पे लिखना शुरू किया था। फॉर एग्जांपल उसके प्लेज है ना, द फ्यूनरल, कॉन्शियस लवर, ये सारे प्लेज जो हैं इनके अंदर सेंटिमेंटल कॉमेडी है। ये सेंटिमेंटल कॉमेडी है एक्चुअली, ये जो प्लेज हैं।
स्टील का गोल होता था कि वो कुछ ना कुछ पर्पसफुल होनी चाहिए और कुछ सिखा देने वाली होनी चाहिए कॉमेडी, रादर देन कि कोई ह्यूमर क्रिएट किया जाए, हंसी मजाक क्रिएट की जाए। अगर इवन मतलब जो रीडर था ना वो उन पे तरस खाने लगता था, उनकी गुड नेचर की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह, नेचर की वजह से, इस तरह से। दूसरे ड्रामाटिस्ट भी थे जिन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ लिखी, जैसे हक के लिए रिचर्ड कम्बरलैंड एट्सेट्रा। अब क्या होने लगा, रिवोल्ट अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी। देखें, अगर एक चीज़ उरूज पे जाती है, लोग वैसे इंजॉय भी करते थे ऐसी चीज़ों को, ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ उरूज पे जाती है तो उसका जवाल भी आता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी गई थी पीक पे, लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, दो जो राइटर्स हैं उनका मैं नाम लूँगी, एक गोल्ड स्मिथ है और एक रिचर्ड शेरिडन है, ठीक है। अब गोल्ड स्मिथ कैसे इसके खिलाफ था और रिचर्ड शेरिडन कैसे था वो हम देख लेते हैं। देखें, जो गोल्ड स्मिथ था ना उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो उसने काफ़ी पोम्स लिखी थी, विकर ऑफ वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज, जिसमें उसने ये बयान करने की कोशिश की थी कि सेंटिमेंटलिज्म ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कॉमेडी का वही पर्पज़ होना चाहिए जो शेक्सपियरियन एज के दौर में होता था। इसका पर्पज़ लोगों को हंसाने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको उनमें इमोशन लाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने एक बहुत अच्छा वर्क लिखा था अपना, गुड नेचर्ड मैन। इसके अंदर उसने क्या किया था, इसमें उसने एक ऐसा कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर उसने उन अच्छाई का मजाक उड़ाया हुआ है कि कैरेक्टर को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये तो इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, इस पर मजाक उड़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इसने वर्क लिखा हुआ है वो शी स्टूप्स टू कन्क्वर लिखा हुआ है। ये इसका जो है वो मास्टरपीस माना जाता है। इसके अंदर जो है इसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है जो कि बहुत फ़नी है, और इसने कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं इस इस प्ले के अंदर, जो कि एक का नाम है हार्ड कैस्टल और दूसरे का नाम है टोनी लंपकिन, जो कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक का बायस बनते हैं इस नावल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये तो इसका अंदाज़ था ना, ये उसके सेंटिमेंटल कॉमेडी के अगेंस्ट। अब रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन की भी बात कर लेते हैं, जिसको एक किस्म का मास्टर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। इसके दो वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक द राइवल्स और दूसरा द स्कूल फॉर स्कैंडल। शेरिडन ने क्या किया हुआ है कि द राइवल्स के अंदर इसने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जो है वो शेक्सपियरियन एज की कॉमेडी से इन्फ्लुएंस था, और उसी तरह का रोमांटिक एटमॉस्फेयर, यानी एक खुश मिजाजी वाला माहौल वो अपने प्लेस के अंदर क्रिएट करता था, जैसे कि कॉमेडीज़ लिखी जाती थी शेक्सपियर के दौर में। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स यूज़ करता था ना, वो बेन जॉनसन जैसे यूज़ करता था। ये उसकी एक जो है वो क्वालिटी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी दूसरा जो नावल है वो राइवल्स है, नावल नहीं बल्कि राइटिंग है, द राइवल्स। उसके अंदर इसने विटी आइडियाज़ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और ये थी हमारे इन दोनों पोइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम रोमांटिक एज की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, गुड बाय।